एक अपराधी अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत अपने काम को भी अंजाम देता है, लेकिन वह सोच बैठता है कि इस काम को अंजाम देने के बाद हम अपनी ज़िंदगी को बड़े ऐशो आराम से जिएंगे। लेकिन वह नहीं समझ पाती कि आखिर पुलिस के हाथ भी लंबे होते हैं। एक ना एक दिन आरोपी पुलिस के हाथ चढ़ भी जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा होता है कि जिस वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन उसी के पीछे कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को अपने इन्हीं हाथों से सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दीजिए, ताकि आज का जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने की वजह से काफ़ी लोगों तक भी पहुँच जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी आभारी रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश और उसी का जयपुर ज़िला पड़ता है, और ठीक उसी का करधनी इलाका लगता है, और ठीक उसी के करीब गणेश नगर एक विस्तार कॉलोनी लगता है। उसी गणेश नगर विस्तार कॉलोनी के रहने वाले होते हैं और रोशन लाल यादव, जिनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होता है। अब उनकी पत्नी भी होती है निर्मला यादव, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होता है। रोशन लाल यादव जो होते हैं मौके पर एक बैंक मैनेजर भी होते हैं, जो वहीं हॉस्टल चौराहा पड़ता है और उसी में एक सिटी बैंक है, और उसी के शाखा के ही मैनेजर तौर पर उनकी पोस्टिंग होती है। और उनकी ज़िंदगी में उनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, अब जिसमें 2 बेटियां और एक बेटा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह मौके पर 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन दूसरे नंबर की जो बेटी होती है वह 6वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जो सबसे छोटा अब बेटा होता है रोशन लाल का, वह मौके पर 3री कक्षा में पढ़ाई कर रही होती है। यानी कि रोशन लाल का जो परिवार होता है काफ़ी छोटा परिवार होता है, सुखीमय परिवार भी होता है। पैसे की बदौलत इनकी जो रहेसी होती है काफ़ी तरक्की पर होती है। इनके परिवार में पैसे और ना किसी चीज़ की कोई कमी होती है। बेहतर तरीके से निर्मला और साथ में रोशन लाल का पारिवारिक ज़िंदगी चल भी रहा होता है, लेकिन समय बड़ी तेज़ी से भागता है, करवड़ भी ले बैठता है। लेकिन इधर रोशन लाल जो होते हैं अपने यानी कि बैंक में जब मैनेजरी करने के लिए मौके पर जाया करते थे तो सुबह काफ़ी लेट भी जाते थे, लेकिन हाँ रात के टाइम कभी 7 बज जाता, कभी 8 बज जाता, कभी यहाँ तक कि 8:30 बज जाता। बैंक का सारा काम जो होता है ज़्यादातर मैनेजर के ऊपर ही निर्भर करता है, और इसीलिए पूरा काम निपटा कर रोशन लाल शाम को ही रोज़ अपने घर लौटते हैं। आने के बाद अपने परिवार के साथ खुशी में ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन तभी अब मैं बात कर रहा हूँ 19 सितंबर अब 2018 को ही, तो बैंक में जाते हैं, पूरा शाम हो जाता है। शाम के लगभग वही 7:30-8 बज जाता है। तो काफ़ी काम देखकर मौके पर जो चाय आता उसको भी वह मौके पर नहीं पीते, सोच बैठते चलकर घर आराम से नहाए धोएंगे, फिर बैठकर खाना खाया जाएगा और अपने काम को काफ़ी बेहतर तरीके से वहीं करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब रात का 8:30 बजे का टाइम हो जाता तो घड़ी देखते एक बार चौक से जाते हैं, और उसी समय वहाँ तुरंत ही अपने बैंक काम पे वहीं ठप कर देते हैं। ठप करने के बाद तुरंत ही बाहर निकलते हैं, तो अपना जो कार होता है पार्क में खड़ा हुआ लेते हैं। लेने के बाद उसी में बैठते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ एक कर्मचारी होता है, और वह कर्मचारी उन्हीं के साथ बैठकर उसी कार में निकल पड़ता है। अब लेकिन जैसे ही पानी पे चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहीं पर वह कर्मचारी मौके पर भी उतर जाता है। उतरने के बाद वहीं से अब इधर रोशन लाल अपने कार को बड़े धीमे धीमे चलाना शुरू कर देते हैं और एक मीठी आवाज़ में गाना गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे कुछ दूर पहुंचते हैं, कुछ दूर पहुंचने के बाद अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही दक्षिणी मुखी एक हनुमान मंदिर होता है, वहीं खड़े हो जाते। खड़े होने के बाद उतरते हैं तो सोचते हैं क्यों न चले कुछ धूम्रपान का व्यवस्था किया जाए, और इसी बहाने उतरते हैं। उतरने के बाद बाहर जाते हैं और गिफ्ट होता है उसी से सामान लेते हैं। जैसे अपने कार की तरफ बढ़ते हैं तो मौके पर उन्हीं के सामने स्कूटी पहुंचते। स्कूटी पर 2 व्यक्ति होते हैं, उनके मुंह पर गमछा लिपटा हुआ होता है। स्कूटी वाले दोनों व्यक्ति उसी समय अपनी ही जेब से रिवॉल्वर निकालते हैं और एक के बाद एक फायर जो होता है उसी समय रोशन लाल के आगे वाले हिस्से पर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कटे हुए ब्रिज की तरह रोशन लाल वहीं पर गिर पड़ते हैं। लेकिन आसपास जो लोग होते हैं उस समय इस आवाज़ को सुनकर वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि घर उनका मात्र 1 किलोमीटर के अंदर ही होता है।
वह लोग उनको जानते पहचानते हैं और तुरंत ही उसी समय वहाँ के लोग उनके ही कार में रोशन लाल को और डालते हैं अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए। लेकिन जैसे निकलते तो रास्ते में पहुँचते हैं तो करधनी थाना पड़ जाता है। तो वहीं पर मौके पर कार को रोकते हैं और उन्हीं के द्वारा जो था करधनी पुलिस थाने को पूरी जानकारी दी जाती है। लेकिन करधनी पुलिस थाने में एक एम्बुलेंस खड़ा था, उसी एम्बुलेंस में इधर जो होता है अब रोशन लाल को ले जाया जाता है। उसी एम्बुलेंस के सहारे इधर सरकारी अस्पताल में लिया जाता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में लिया जाता तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं और उसी समय जवाब दे बैठते हैं, अब जिसकी वजह से वहाँ से तुरंत ही अब सवाई मानसिंह जो अस्पताल होता है वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए जब ले जाया जाता है तो वहाँ जो पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनका परिवार भी आ जाता है। उनकी जो अपनी पत्नी होती निर्मला आती तो वहीं पर काफ़ी चीख चिल्ला रही होती, लेकिन डॉक्टर उधर जो होता है रोशन लाल का इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इलाज करना शुरू कर देते हैं लगभग वही रात का 11 बज जाता, काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन इधर रोशन लाल जो होता है अपना दम वहीं अस्पताल में ही तोड़ बैठते हैं। यह बात सुनकर परिवार में और साथ में उनके इलाके में पूरी तरह से अफरा तफरा मच जाता। मचने की वजह से वहाँ मौके पर ही इधर थाना प्रभारी पहुँच जाते हैं और डॉक्टर से कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद रोशन लाल की जो बॉडी होता है अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद तुरंत ही उसी समय कुछ पारिवारिक पूछताछ कर उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होती है, इसकी खबर अब उस समय रोशन लाल के जो मूल निवास होता है कोटपुतली गाँव, उस गांव में लग जाती है और वहां पर उनके अपने भाई होते हैं अब रत्तीराम यादव। जैसी खबर पाते तुरंत ही दूसरे दिन उसी समय करधनी पुलिस थाने में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पुलिस की टीम रत्तीराम से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करते ही उनके ही धैर्य पर पुलिस की टीम उसी समय धारा 302 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब एक टीम सहित घटनास्थल पर जाती है और घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब करने लग जाती तो वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी मौके पर कैमरे लगे होते सबकी निगरानी किया जाता है, सबको चेक किया जाता है। लेकिन उस कैमरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। बस यही दिखाई देता है कि रात के लगभग 9 बजे के आसपास जो होता है मौके पर 2 शूटर वहाँ गमछा लगाकर खड़े हुए हैं। उनकी बस यही ताक होती है कब रोशन लाल अपने काम से लौटे और उनका यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। पुलिस बस यही देख पाने के बाद पुलिस के हाथ कुछ छुराक भी नहीं लगता। पुलिस तुरंत ही वहाँ से खाली हाथ अपने थाने लौट आती। आने के बाद पुलिस की टीम अब यह जानना चाहती कि आखिर रोशन लाल का कौन अपना करीबी था और कौन किसी के साथ कौन दुश्मनी रखता था। और पुलिस इसी तहकीकात में लग जाती है। लेकिन जब लग जाती पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ बैंक में जाती है। लेकिन बैंक में जो कर्मचारी होते हैं उनसे कुछ पूछताछ किया जाता है। लेकिन जो कर्मचारी जो मौके पर चिकरा कैंटीन तक गया हुआ था रोशन लाल के साथ, पुलिस जब उससे पूछने लग जाती है तो उधर जो होता है वह व्यक्ति कहने लग जाता है कि साहब जैसे चिकरा कैंटीन पे पहुंचने वाले होते हैं तो उसी व्यक्ति हमारे जो साहब होते हैं रोशन लाल के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। लेकिन उससे कुछ बात करते हैं। बात करने के बाद कुछ मिनट बाद वह फ़ोन काट देते हैं। लेकिन जैसे कार आगे बढ़ाते हैं तो उसी समय हम उतर जाते हैं और पुलिस यह बात जो होती है उस समय उस कर्मचारी से सुनती है। और सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब उसी समय रोशन लाल के कमरे पर आती है और वहाँ उसके घर परिवार वालों से उसकी जो अपनी पत्नी होती है अब इधर निर्मला से पूछताछ किया जाता। लेकिन जब निर्मला से पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के हाथ कुछ सुराग नहीं लगता। पुलिस काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर जो था रोशन लाल के साथ क्या किसी की दुश्मनी हो सकती है। और पुलिस इसी हिसाब से अपनी जांच पड़ताल करने के लिए लगभग 48 घंटे का वक्त बीत जाता है। दोबारा बैंक में आती है। बैंक में काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, काफ़ी लोगों के हिसाब से जानकारी भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पता चलता है कि रोशन लाल जो था काफ़ी लोन देने के लिए आदी होते हैं। काफ़ी लोगों को कार का लोन दे चुके होते हैं। लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोन जो होता है उनके हाथों से लोगों को बांटा जा चुका होता है। पुलिस आखिर यह जानना चाहती है कि इन लोन के कारण क्या किसी की दुश्मनी है। लेकिन इस हिसाब से भी पुलिस जांच पड़ताल करती है। लेकिन तब भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। आखिर पुलिस अब करे तो करे क्या। लेकिन इधर पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आ जाता तो उसी रिपोर्ट में खुलासा हो जाता कि आखिर शरीर में लगभग 2 से ज़्यादा गोलियां दागी गई थी, जिसकी वजह से शरीर अचानक पड़ गया और उसी वजह से इधर रोशन लाल का मौत भी हो गया था। और पुलिस जब उस बॉडी को अच्छे से निरीक्षण करती है, निरीक्षण करने के बाद पुलिस जो टीम होती है समझ जाती है बस करो जो अंजाम है काफ़ी शातिर तरीके से भी दिया गया है। और पुलिस सोचती है कि आखिर वह व्यक्ति थे कौन और कहाँ से आए, इनका कारण क्या हो सकता है। और पुलिस की टीम अब उसी वक्त जो होता है तुरंत अब गणेश नगर आती है। आने के बाद वहाँ जो कॉलोनी के जो लोग होते हैं उनसे कुछ पूछताछ करती है। और जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो इधर रोशन लाल के कुछ गांव वाले भी आए होते हैं। पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है। और लेकिन उनसे जब पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाले मामले निकल के आते हैं। और उन्हीं तहकीक तो पुलिस को पता चलता है कि असल में जहाँ पर रोशन लाल का जो मकान है उसी मकान के बगल जो होता है एक उमेश यादव का मकान है। उमेश यादव जो था ठीक कुछ महीने पहले मौके पर अपने परिवार और अपने बच्चों को लेकर
वह जो था कुछ ही लगभग वहाँ से 20 किलोमीटर दूर जयपुर के मानसरोवर कॉलोनी में चला गया है और वहीं पर रह रहा है। लेकिन यहाँ इसका अभी आना जाना है और पुलिस जैसे यह पता पाने के बाद पुलिस की टीम यह जानना चाहती है आखिर क्या कारण है, यह तब भी जो होता है इतनी दूर होने के बावजूद भी सो रोशन लाल के घर क्यों आता है। और पुलिस इसी कारण को जानने के लिए उसी समय बिना देर किए सबसे पहले घर में जो बची होती है बस एक ही सदस्य होती है, वह कोई और नहीं होती है, रोशन लाल की अपनी पत्नी होती है और निर्मला। पुलिस की टीम बिना देर किए निर्मला के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। लेकिन जब CDR डिटेल निकाला जाता पता चलता है घटना वाले दिन लगभग 22 से ज़्यादा बार निर्मला और साथ में उमेश यादव के बीच बात हुए थे। और जब यह बात हुई थी पुलिस को जो शंका होता है अब जाकर उसी समय उमेश यादव और साथ में निर्मला के ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस की टीम निर्मला के ऊपर सीधा साधा हाथ नहीं डालना चाहती है और इसीलिए पुलिस की टीम बिना देर किए उमेश यादव के मोबाइल नंबर पर जब कॉल करती है तो पता चलता है उमेश यादव का जो मोबाइल होता है वह तो बंद बता रहा है। और पुलिस की टीम उसी समय उमेश शर्मा के मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पर लगा देते हैं और उमेश शर्मा के तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तलाशी करने लग जाती है तो उसी समय जो होता है इधर उमेश के लोकेशन के तहत यह पता चल जाता है कि इस समय उमेश जो होता है उत्तराखंड के ही अल्मोड़ा में मौके पर उसका मोबाइल का लोकेशन दिखा रहा है। और पुलिस की टीम जैसे पता पाती उसी समय अपने टीम सहित उत्तराखंड के पुलिस से कांटेक्ट करती है, अल्मोड़ा के इलाके में जाती है। जब उत्तराखंड की पुलिस अल्मोड़ा इलाके में जाती है तो उसी इलाके में उस समय जो होता है इधर उमेश शर्मा किसी अपने 2 दोस्तों के साथ बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। पुलिस की टीम तीनों को धर दबोची और थाने लाती है। लेकिन जब थाने लाती है इधर उमेश के सामने जो होता है निर्मला भी बैठाई जाती है। लेकिन जब आमने सामने होते हैं दोनों तो पहले एक दूसरे का चेहरा लगते हैं और जब लगते हैं दोनों को पुलिस देखते ही समझ जाती है और समझने की वजह से पुलिस इन दोनों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू कर देती है। तो बिना देर किए पुलिस के सामने निर्मला और साथ में इधर उमेश शर्मा पुलिस के सामने एक ऐसा जुल्म की सच्चाई खोल देते हैं जिससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है एकदम थर्रास आ जाता है। असल में रोशन लाल यादव जो होते हैं रोशन लाल यादव मौके पर राजस्थान के ही जो जयपुर पड़ता है और उसी का कोटपुतली गांव लगता है। उसी गांव में इधर रोशन लाल के अपने माता पिता भी होते हैं, अपना परिवार होता है, काफ़ी छोटा परिवार होता है। लेकिन हाँ रोशन लाल एक मौके पर खेतिहर होते हैं और इसी खेतिहर की वजह से रोशन लाल के जो पिता होते हैं रोशन लाल को काफ़ी पढ़ाते लिखाते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का जो रंगत होता है बड़ी जल्दी से रंग लाता है। उन्हीं रंगत की वजह से रोशन लाल को जो होता है बैंक में मैनेजर पद की नौकरी मिल जाती है और मैनेजर पद की नौकरी पाते ही रोशन लाल के पिता उस समय जब जान पाते हैं कि रोशन लाल खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है तो साल 2004 में हुआ मौके पर एक लड़की की तलाशी करते हैं। उनके हिसाब से एक लड़की मिल जाती है, वह लड़की होती है निर्मला, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। लेकिन हाँ उस समय अपनी 11वीं की पढ़ाई भी कर रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इधर जो होता है रोशन लाल की जो शादी होती है जाकर निर्मला से कर दी जाती है। लेकिन निर्मला जैसे ही अपने पति रोशन लाल को पाती तो एकदम अपने आप को अपने परिवार को सहित जो होता है बड़े सौभाग्यवान समझना शुरू कर देती है। लेकिन इधर रोशन लाल अपनी पत्नी को तब भी जो होता है पूरी पढ़वाई मौके पर MA भी करवा देता है और जब करवा देता है तो उस समय इधर जो होती है निर्मला अपने पति के साथ बड़े बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने ही शहर में गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे ज़िंदगी गुजारते गुजारते लगभग 6 साल का वक्त बीत जाता और जब बीत जाता है इसी बीच निर्मला के टोटल 3 बच्चे हो जाते हैं जिसमें 2 बेटियाँ और 1 बेटा हो जाता है। होने के बाद भी इनका परिवार में कोई कमी नहीं रहता। लेकिन इसी बीच साल 2010 में इधर निर्मला जो होती है और साथ में रोशन लाल दोनों मिलकर फैसला लेते हैं क्यों ना चला जाए कहीं और मकान लिया जाए। तो उसी समय अब रोशन लाल अपनी पत्नी अपने परिवार से राय मशवरा लेकर अब करधनी आता है। करधनी आने के बाद अच्छा सा वहाँ एक प्लाट लेता है और प्लाट लेने के बाद वहीं 2 मंजिला मकान बनवा लेता है और उसी मकान में अपने परिवार को ले जाने के लिए अच्छे से तारीख का इंतज़ार करता है। लेकिन उसी समय उसका एक हितैषी हो जाता है उमेश शर्मा जो होता है उत्तर प्रदेश के ही फिरोजाबाद ज़िले का ही रहने वाला होता है। लेकिन उमेश शर्मा की अपनी पत्नी भी होती हैं, टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। दोनों बच्चों को लेकर उमेश शर्मा भी मौके पर एक नए मकान और फ्लैट की तैयारी में लगा रहता है। लेकिन उमेश शर्मा एक बिल्डिंग का काम भी करता है और जब काम करता है तो उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके ढंग से चलने लग जाते हैं। लेकिन जब काम करता है तो उसको वह जो होता है मौके पर वही गणेश नगर के जो इलाका पड़ता है उसी इलाके में यह प्लाट जम जाता है, वहीं जाकर नया प्लाट ले लेता है। तो उसी समय उमेश शर्मा और इधर रोशन लाल यादव दोनों मिल जाते, दोस्ती हो जाती होने की वजह से दोनों अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं और दोनों एक ही दिन जो होता है नए घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब प्रवेश करते हैं दोनों अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से जीना शुरू कर देते हैं। और लेकिन ऐसी ज़िंदगी जीते जीते इनकी ज़िंदगी का लगभग 6 साल का वक्त बीत जाता। लेकिन साल 2016 में मौके पर रोशन लाल
और इधर जो होता है उमेश शर्मा के जितने भी परिवार वाले हितैषी भी होते हैं सभी मिलकर शिमला चले जाते हैं। लेकिन जब शिमला जाते हैं इधर जो होता है उमेश यादव का अब निर्मला की तरफ झुकाव बढ़ जाता है, क्योंकि खूबसूरती इतनी देखकर इधर निर्मला की फिदा सा हो जाता है कि वहीं जो होता है उमेश शर्मा एकदम मोहित हो जाता है और उसी दिन से निर्मला से बातें करने लग जाता है। लेकिन हाँ, जनवरी साल 2017 का वह महीना होता, उसी महीने में अब मैसेज, व्हाट्सएप और चैटिंग भी शुरू कर देता और करने की वजह से दोनों रात दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं और उमेश और निर्मला दोनों एक दूसरे को परिवार को दरकिनार करते हुए अपनी मुलाकातें बढ़ा देते हैं। और जब मुलाकातें बढ़ जाते हैं कि दोनों के बीच भी संबंध बढ़ जाते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है और चलते चलते लगभग कुछ ही महीने बीतते हैं। लेकिन जब कुछ महीने बीतते हैं तो इसी भी इसके जो चर्चे होते हैं मोहल्ले में गूंज जाते हैं। गूंजने की वजह से इनके घरों में पता चल जाते हैं और पता चलने की वजह से एक कारण सामने निकल के आ जाता है कि असल में घटना से मात्र 6 महीने पहले जो होता है इधर रोशन लाल के घर में मौके पर एक नया मोबाइल लगा होता है। तो रोशन लाल शाम के टाइम जैसे ही अपने बाथरूम से नहा धो के निकलता है तो सामने नया मोबाइल देखता है और नया मोबाइल देखकर उस समय उठा लेता है। अपनी पत्नी निर्मला से पूछ बैठता है कि आखिर नया मोबाइल किसका है। और निर्मला जैसे ही देखती है अपने पति के हाथ में नया मोबाइल तो एकदम देखकर चौंक से जाती है, कहने लग जाती है नया मोबाइल जो होता है अपने ही पड़ोस के रहने वाले उमेश शर्मा का तो है। तो उस समय जो होता है तुरंत ही इधर अब रोशन लाल उस मोबाइल को अपने हाथ में लेते हैं और निर्मला से कहने लग जाते हैं कि एक बार लॉक खोल दो। और निर्मला बिना सोचे समझे उस लॉक को खोल देती है। जब लॉक को खोलती है तो उसी समय रोशन लाल मोबाइल को चेक करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप को चेक करते हैं तो उसी में इधर निर्मला और साथ में उमेश शर्मा के कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो भी होते हैं। उस फोटो को देखकर उसी समय भन्ना आ जाते हैं। भन्नाने की वजह से अपनी पत्नी के साथ जब पूछताछ शुरू कर देते हैं, उनकी जो अपनी पत्नी होती है उसी समय कह जाती है कि या तुम्हारे सामने जो फ़ोटो आ जा रहे हैं या फ़ोटो हमारे साथ जोर जबरदस्ती के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बात जैसे इधर अब रोशन लाल सुनते अपनी पत्नी को काफ़ी दिलासा देते हैं, समझाते बुझाते क्यों ना चले हम दोनों मिलकर अपने ही थाने में इधर जो होता है अब उमेश शर्मा के ऊपर शोषण का मुकदमा दर्ज करवाएं। यह बात सुनने के बाद अपने पति को काफ़ी समझाते बुझाती है, समझा बुझाकर इतना मना लेती है कि उसके पति को जो होता है इधर निर्मला की बात पर विश्वास हो जाता है। लेकिन इधर जो होता उस दिन से काफ़ी एहतियात बदलना शुरू कर देते हैं, चोरी छुपे मिलने भी लग जाते हैं और इसे मिलते मिलते कुछ महीने तो और बीत जाते हैं। लेकिन जब बीतते हैं और जब बीतने के बाद समय बदलता है तो समय के हिसाब से जो होता है उस समय अब इधर रोशन लाल को शंका भी होने लगता है कि हमारी जो कानों में जो खबर और जो फ़ोटो देखे थे वो पूरी तरह से लग रहा है सच है। तो उसी दिन से और पहरा लगा देता है और चोरी छुपे निगरानी भी करना शुरू कर देता है। और तभी एक दिन अपने काम से छुट्टी लेकर बिना बताए अपने घर में आता है। लेकिन जब आता है तो उस समय दरवाज़ा तो खोलता है, लेकिन जब खोलता तो अपने ही बेडरूम में अपनी पत्नी इधर जो होता है पड़ोस का ही रहने वाला उमेश शर्मा को पाता है। और वहीं पाने के बाद एकदम ना सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है और वहीं अपनी पत्नी का पिटाई भी कर देता है। और वहीं से उसकी जो पत्नी होती है तो माफ़ी मांग लेते हैं। उमेश शर्मा उस समय अपना घर बार छोड़कर कुछ दिन तो गायब रहता है। लेकिन जब गायब रहता है तो कुछ ही दिन बाद इधर निर्मला भी मिलने के लिए बेकरार हो उठती है। और इसी बेकरारी की वजह जो होता है कारण जानने के लिए इधर जो होता है अब रोशन लाल भी लग जाता है कि आखिर हमारी पत्नी का बेकरारी का कारण क्या है। लेकिन जब वह समझ जाता है इसका कारण बस कोई और नहीं है, इसका कारण सिर्फ वही उमेश शर्मा ही बन रहा है। तो अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता बुझाता कहने लग जाता क्यों ना चलें, अगर हम अपनी ज़िंदगी से तुम्हें निकाल फेंके और जाकर उसके साथ शादी करवा दे तो क्या तुम राज़ी हो। तो एक बार यह बात जब सुनती है निर्मला तो खुश हो जाती है और इसी खुशी की वजह से इधर रोशन लाल अपनी पत्नी को साथ लेता है और जाकर अपनी प्यार की बातें अपनी पत्नी निर्मला से खुद जो होता है उमेश के सामने करवा देता है। लेकिन उस समय तो दोनों शादी करने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। लेकिन जब राज़ी हो जाते हैं इधर अपनी पत्नी अब जो होता है निर्मला को साथ लेता है। जाने के बाद कोर्ट में शादी के लिए फार्म भरता है। लेकिन जब फार्म भरता है तो कोर्ट में जो होता है मौके पर उमेश शर्मा नहीं आता, जिसकी वजह से वहाँ खाली हाथ लौट जाते हैं। रोशन लाल बस यही सोचता था कि आखिर अगर हमारी पत्नी की शादी हो जाती तो हमारे तीनों बच्चों की जो ज़िंदगी होती है खुशी में तो बीतती, नहीं तो हमारे तीनों बच्चों की ज़िंदगी एकदम दुश्वार भरा हो जाएगा। और यही सब सोचकर उस समय रोशन लाल यही अहम फैसला लेते हैं। लेकिन उसका जो फैसला होता है खुद उसके ज़िंदगी में भारी सा पड़ जाता है। लेकिन इधर फिर कुछ दिन तो शांत रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद मिलना जुलना जारी कर देते हैं। और ऐसे जारी करते करते अप्रैल साल 2018 का महीना आ जाता है। तो उसी महीने में इधर ज्योति निर्मला अब एक अहम फैसला लेती है। अहम फैसले के तहत उमेश शर्मा के पास जाती है, उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहते हो तो हमारे पति को हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। लेकिन यह बात जैसे उमेश सुनता उसी समय समझ जाता है तो अब तो हमारे पास काफ़ी अच्छा सा मौका है, क्योंकि उस समय उमेश शर्मा जो होता है इधर
रोशन लाल से काफ़ी ज़्यादा लोन पे पैसे ले रखा था और उस पैसे से मुक्ति पाने के लिए अपने जाल के तहत जो होता है प्रेम जाल फेंक देता है, जिसकी वजह से इधर जो होती है अब जाकर निर्मला भी फंस जाती है। लेकिन निर्मला नहीं समझ पाते कि आखिर उमेश शर्मा हमारे इस प्लान में कैसे शामिल हो रहा है। बस वही समझती है कि बीस हमारे प्यार में अंधा होने की वजह से उमेश शर्मा एकदम प्लान को कामयाब करने के लिए लगा पड़ा है। लेकिन इधर जो होती है अब यह भी सोच बैठती कि अगर अपने पति को हम रास्ते से हटा भी देंगे तो हमारे पति का जो दिया हुआ जो लोन है वह लोन लगभग 50 लाख से ज़्यादा है, वह तो लोन हमें मिल जाएगा और साथ में प्रॉपर्टीज़ हमारे नाम भी हो जाएगा। और इसी फिराक में इधर निर्मला भी लगी पड़ती है। दोनों अपने अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब काम करना शुरू कर देते तो इसी भी अब जो होता है उमेश शर्मा को एक प्लान सुझाया जाता है। अब उसी प्लान के तहत जो होता है उमेश शर्मा जो होता है अपने छोटे भाई राहुल के पास जाता है। उससे उसी समय रोशन लाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ राय मशवरा लेता है। लेकिन राहुल जो होता है तो उस समय जयपुर में एक छोटा मोटा कंपनी खोल रखा था, लेकिन कंपनी जो होता है उसकी लोन की बदौलत चल रहा था। लेकिन कंपनी जब डूब जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन हो जाता है। लोन होने की वजह से अपनी ज़िंदगी से काफ़ी जूझता बूझता और इसी ज़िंदगी में जूझते बूझते जो होता है उठान पुठान होता है। लेकिन उस समय राहुल जो होता है वह भी गणेश नगर जो मोहल्ला पर था उस इलाके में मौके पर रह रहा होता है। लेकिन इधर जो होता है उमेश शर्मा जब जाकर राहुल शर्मा से मिलता है तो राहुल शर्मा से अपने दिल की बात रखता है। राहुल शर्मा जैसे सुनता है तो उसी समय उसकी बात सुनकर कहने लग जाता है इसके लिए हमें 4 लाख रुपया चाहिए, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन उमेश शर्मा जब सुनता है तो उसको अपनी ही जेब से निकाल कर उसी समय अब 4 लाख रुपया पकड़ा देता है। लेकिन जब 4 लाख रुपया पकड़ा देता है, पकड़ाने के बाद राहुल शर्मा जो होता है उस समय जाकर अपने ही इलाके फिरोजाबाद के 3 शूटर होते हैं, शिवकांत और इधर विष्णु कश्यप और साथ में एक होता है पप्पू कश्यप। तीनों से जाकर मिलता है। मिलने के बाद उनको अपने प्लान में शामिल कर लेता है और उनके हिसाब से रोशन लाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए अच्छे से हथकंडे के एक तकरीब बता देता है। उसी तकरीब के तहत जो होता है अपने काम को अंजाम देने के लिए लग जाता है। लेकिन तभी जो होता है अब 2018 का ही दिन होता है तो उसी दिन जयपुर के एक होटल में तीनों को ले आता है, वहीं रोक देता है। लेकिन 3 दिन रुके रहते हैं। अब 3 दिन के दौरान इधर जो होता है शिवकांत उर्फ लल्लू जो होता है उस होटल में रुकता है। लेकिन शिवकांत अपने दोस्त यानी कि विष्णु को साथ लेता है। लेने के बाद अब उस दिन से रेकी पे लग जाता है और जब लगता है तो वह जो होता है रोशन लाल के हिसाब से समय नहीं पा पाता। लेकिन इस वजह से इसकी खबर जांच पड़ताल करने के लिए उमेश शर्मा ही पहुंच जाता है और इधर शिवकांत और विष्णु से मिलता है। मिलने के बाद उनसे राय मशवरा लेता है। वह भी अच्छे समय का इंतजार करने के लिए उनको सलाह दे देता है। लेकिन इधर जो होती सारी जानकारी अब निर्मला उमेश शर्मा को फ़ोन पे देती रहती, कब घर से निकलते हैं, कब वह खाते पीते हैं, कब कहाँ रहते हैं, सारी जानकारी देती और यह तीनों मिलकर उसी जानकारी के हिसाब से काम में लगे रहते हैं। लेकिन उनकी जानकारी के हिसाब से वह जो होता ना शिवकांत ना विष्णु ना पप्पू को मौका भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अपने काम को ना अंजाम देकर अपने ही मौके पर वह जाकर फिरोजाबाद चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं इधर जो होता है उमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे उसका दबाव मानने वाली वह निर्मला होती है। बार बार दबाव मारती है कि अपने काम को अंजाम दो क्योंकि हमारा पति हमारे बीच काफ़ी अड़ंगा बन रहा है और जब भी मौका मिलता है तो तुम्हारा नाम लेकर हमारे ही घर में हमें पिटाई भी कर देता है। काफ़ी बार पिटाई कर चुका है और इस ज़िंदगी से हम काफ़ी थक सा चुके हैं। लेकिन जैसे ही 2 हफ्ता और बीतता है, बीतने के बाद इधर 12 जून 2018 को दोबारा बुलाता है। तीनों शूटरों को बुलाने के बाद जयपुर के ही अब उसी समय गोपालपुर के ही एक होटल होता है, उसी होटल में ले जाकर तीनों को रोक लेता है। लेकिन 2 दिन रुकते हैं। 2 दिन रुकने के बाद उनको मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से तीनों शूटर उस समय तो अपने घर जाने के लिए प्लान बनाते हैं। लेकिन जब प्लान बनाते हैं तो उसी समय उनके कान में एक अहम जानकारी लगती है। पता चलता है कि असल में जो इस गिरोह का मेन सरगरा राहुल तो नहीं है, बल्कि वह सरगरा जो है मेन इधर उमेश शर्मा है। उमेश शर्मा जो होता खुद निर्मला के पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए लगा पड़ा। और जैसे यह जानकारी शिवकांत को लगता है तो शिवकांत तुरंत ही एक अहम फैसला लेता है। उसी फैसले के तहत जो होता अपना जो शूटरी का जो डिमांड होता है उस डिमांड को बढ़ाकर 15 लाख कर देता है। लेकिन जब 15 लाख करता है तो इधर राहुल को पता चलता है। राहुल उस समय काफ़ी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उस समय शिवकांत को लगभग 30,000 और विष्णु को लगभग 15,000 और पप्पू को लगभग 10,000 उसी होटल में दे चुका होता है। और जो पैसे बचे होते हैं वह पैसे मौके पर जो कर्जदार लिए होते हैं उन कर्जदारों को दे दिए होते हैं। इसीलिए राहुल का पूरा हाथ जो होता है खाली पड़ जाता है और राहुल के ऊपर उसके अपने भाई अब जो होता है उमेश शर्मा का काफ़ी दबाव पड़ जाता है। राहुल काफ़ी सोच में पड़ जाता है। राहुल उसी समय इन तीनों को वहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है। वहाँ तीनों से चले जाते हैं। लेकिन जब जाने के बाद इधर निर्मला काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती, वह भी समझ आती, लग रहा है तीनों मिलकर हमारा काम करने वाले नहीं हैं। और इसीलिए उस दिन से अब इधर उमेश के ऊपर इतना दबाव मारती है कि उमेश शर्मा जो होता है
काफ़ी हताश हो जाता, अपने भाई को बुलाता, अपने भाई से खुद अपनाते हुआ 4 लाख रुपया मांगता, कहने लग जाते हमें 4 लाख रुपया दे दो, नहीं तो हमारे काम को जल्दी से अंजाम दो। और राहुल उस अपने भाई की बात सुनता, तसल्ली बख्श देता है। लेकिन जब तसल्ली बख्श देता है तो इधर जो होती है निर्मला अपने पति से इतनी दुखी हो जाती है कि एक दिन अपने घर से फिर निकल जाती है, लेकिन रात भर में सुबह के टाइम फिर लौट आती है, जिसकी उसका पति अपने पत्नी के ऊपर तो शंका नहीं करता, लेकिन एक शंका मन में हो जाता और इसी शंका की वजह से फिर पिटाई कर देता। लेकिन जब पिटाई का जो सिलसिला होता है बेधड़क तो चलने लग जाता है। इधर निर्मला अपने पति से काफ़ी तंग आ जाती, बस ये समझती कैसे अपने पति को अपने रास्ते से हटाया जाए। तभी इसी बीच उमेश शर्मा जो होता है अपने काम को अंजाम देने के लिए एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत मौके पर घटना से मात्र 10 दिन पहले ही उत्तराखंड के अल्मोड़ा चला जाता है। लेकिन उधम सिंह के जो जिला पड़ता उसी में अपना ही एक साला होता है आकाश रावत, उसी के पास रहने लग जाता है। उसी का अपना एक दोस्त होता है जो वहीं उसी कॉलोनी यानी कि गणेश नगर में रह रहा था, उसी दोस्त के साथ गया हुआ था। लेकिन आकाश रावत के पास जब जाता है तो उससे काफ़ी तसल्ली वक्त कुछ राय मशवरा लेता है, और जब राय मशवरा लेता है तो उसी के पास इधर निर्मला का फ़ोन आता है। और जब फ़ोन आता है तो निर्मला को काफ़ी तसल्ली भर शब्दों में समझा बुझा देता है, कहने लग जाता है कि तुम्हारे काम को जल्द से अंजाम दिया जाएगा, एक बार तो अपने दिल को तसल्ली रखो। निर्मला भी शांत हो जाती, कहने लग जाती है कि बस हमें हमारे प्यार और तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। यह बात उमेश शर्मा सुनने के बाद कहने लग जाता है कि अच्छे समय आएगा तो एक समय आएगा तो हम तुमको बता देंगे। उधर जो था उमेश शर्मा काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाता, इसी परेशानी को दूर करने के लिए अपना जो साला होता है आकाश रावत जो होता मौके पर उत्तर प्रदेश के आगरा के शास्त्री नगर मोहल्ले का ही रहने वाला होता है। लेकिन वहाँ उधम सिंह नगर में अपना कुछ काम करने के लिए गया हुआ था, वहीं पर कमला लेकर रह रहा होता है। लेकिन इधर मुलाकात जब हो जाता है, मुलाकात के वक्त दोस्ती भी बन जाती है, लेकिन दोस्ती में दोनों मिलकर अहम फैसला ले लेते हैं। लेकिन आकाश रावत जो था उस समय अपने हिसाब से काम बताता, उसी काम के तहत जो था इधर राहुल के ऊपर काफ़ी बार फ़ोन करके दबाव मारने लग जाता। लेकिन तभी 18 सितंबर 2018 का ही शाम का वक्त होता है, तो उसी समय इधर राहुल के कमरे पर मौके पर उसका अपना ही भांजा होता है मनीष, जो फिरोजाबाद के रहने वाला मौके पर आया हुआ था। उससे राहुल सारी बात करता है। जब राहुल सारी बात करता है तो इधर मनीष जो होता है तुरंत ही राहुल की बात मान लेता, उसके बात में शामिल होकर उसके काम को अंजाम देने के लिए इधर राहुल और साथ ही मनीष दोनों तैयार हो जाते हैं और अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन जैसे 19 सितंबर 2018 का ही वही लगभग शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में इधर राहुल को पूरी जानकारी होती है, क्योंकि उस समय फ़ोन कर उमेश राहुल को पूरी जानकारी दे रहा होता है कि कहाँ कब आते हैं, कहाँ कब इधर रोशनलाल जाते हैं। और जैसे रात का वही 9 बजता है, 9 बजते ही दक्षिणी जो मुखी हनुमान मंदिर होता है वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही पूरी निगरानी के साथ इधर राहुल और मनीष लग जाते हैं। और जैसे देखते हैं कि अपनी कार लेकर मौके पर इधर रोशनलाल आ रहे हैं, तो उसी समय जाकर उन्हीं के सामने स्कूटी लेकर खड़े हो जाते हैं। वहीं पर एक के बाद एक गोलियां दागना राहुल और मनीष शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहीं कटे हुए ब्रिज की तरह रोशनलाल गिर जाते हैं और तुरंत अपना स्कूटी निकालने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन इसकी सूचना जो था राहुल फ़ोन के द्वारा उमेश शर्मा को देता, लेकिन उमेश शर्मा जैसी खबर पाता है उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और इसकी सूचना उसी समय फ़ोन के द्वारा अब जो था निर्मला को दे देता। निर्मला भी एकदम खुश हो जाती है, अपने घर में सन मार के बैठ जाती है। लेकिन इधर उमेश जो था अपने साले आकाश रावत से बात करता है और बात करने के बाद तुरंत ही आकाश रावत के खाते से और राहुल के खाते में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करा देता। कराने के बाद वह कह देता आगे का पैसा तुम्हें आराम से मिल जाएगा। लेकिन इधर जो होता है उमेश यादव जब खबर पाता है, खाने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जीता है। लेकिन दूसरी तरफ इधर बिसड़ू और साथ में रमाकांत, इधर जो होता है पप्पू, तीनों को जब पता लगता है कि सारा काम हो गया वह काफ़ी डर जाते हैं। डरने की वजह से पप्पू और साथ में बिसड़ू एक आपराधिक किस्म के होते हैं, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में कई सारे मुकदमे दर्ज होते हैं और कई तो उनके कस्टडी हुए पड़े होते हैं। लेकिन उसी मुकदमे के तहत जाकर वो खुद जेल में सिलेंडर मार देते हैं, जिसकी वजह से कस्टडी में आ जाते हैं। लेकिन पुलिस 3 लोगों तो इधर पकड़ लेती है, आकाश रावत और साथ में इधर जो होता है उमेश शर्मा और साथ में राहुल को भी उसके गांव से गिरफ्तार किया जाता है। तीनों को पुलिस की टीम जब थाने ले जाती है तो उसी समय 4 लोग एक साथ हो जाते हैं। चारों लोग अपने अपने चेहरे लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस के सामने 3 अपराधी मौके पर जो फरार होते हैं वह रमाकांत है और साथ में एक बिसड़ू और साथ में एक पप्पू, तीनों मौके पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन पुलिस इनकी भी खोज में लग जाती है। लेकिन पुलिस के सामने मौके पर तो इधर उमाकांत और साथ में एक उमेश का जो अपना दोस्त होता है उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। और साथ में इधर आकाश रावत और इधर
निर्मला पुलिस इन पांचों को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाकर वहां के कोर्ट में पेश करती और कोर्ट में इन पांचों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल भी देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।